क्लास 7 हिस्ट्री 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। इस चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमने इस लेक्चर में बॉक्सेस पढ़ना है। तो बॉक्सेस में सबसे पहले हम पेज नंबर 140 पे जो बॉक्स है रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? The following is a contemporary writer's account of financial bankruptcy of the empire। तो हमने ये पढ़ा कि क्या है, मुगल एम्पायर को हमने ऊपर पढ़ा था लेटर मुगल्स के बारे में, कि लेटर मुगल्स को बहुत सारे क्राइसिस फेस हो रहे थे जिसकी वजह से वो वीक हो रहे थे और जो उनका पूरा एम्पायर है वो टूटना शुरू हो गया था। और उसमें से हमने एक रीजन पढ़ा था कि जो पैसे हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक बैकबोन होती है किसी भी एम्पायर की, वो हिल गई थी। क्योंकि हमको ये पता है औरंगजेब ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी डेक्कन के अंदर, तो उसमें सारे पैसे खत्म हो गए। और बाद में जो हमारे वंशबदार थे और ये लोग थे, इन्होंने क्या किया, पैसे अपने पास रखने शुरू कर दिए और ज्यादा पैसे जो सेंटर है या फिर जो कैपिटल है उसके पास जाने कम हो गए। उन्होंने क्या किया, टैक्सेस बढ़ा दिए। टैक्सेस बढ़ाए तो जो कॉमन लोग थे उन्होंने कहा हम टैक्सेस नहीं भरेंगे, तो जो आ रहे थे पैसे वो भी आने बंद हो गए। तो पैसे जो थे कैपिटल के पास, यानी कि जो मुगल है, मुगल एम्परर था जो भी उस टाइम पे, उसके पास जाने कम होने शुरू हो गए थे। तो अब बैंकरप्सी होता है जब आपके पास पैसे नहीं रहते। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि कैसे बैंकरप्सी जो है सेंटर की हो रही थी, यानी कि कैपिटल की हो रही थी, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो कितने अमीर हो रहे थे। अगर आप इसकी हेडिंग पढ़ो बॉक्स की, रिच हार्वेस्ट, यानी कि हार्वेस्ट तो बहुत अमीर, मतलब बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं कि पैसों की कमी हो रही है, हार्वेस्ट तो बड़ी अच्छी हो रही है, लेकिन कॉफर एम्प्टी है। ठीक है, तो अब हम इसे पढ़ते हैं। द ग्रेट लॉर्ड्स आर हेल्पलेस एंड इम्पोवरिश्ड। ग्रेट लॉर्ड कौन है? यहाँ पे मुगल की बात हो रही है। Impoverished. These peasants raise 2 crops a year, but their lords see nothing of either, and their agents on the spot are virtual prisoners in the peasant's hands, like a peasant kept in his creditor's house until he can pay his debt. So complete is the collapse of all order and administration that though the peasant reaps a harvest of gold, his lord does not see as so much as a wisp of straw. तो इसका अभी तक क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो पेजेंट्स हैं, यानी कि जो नॉर्मल जनता है या जो कॉमन लोग हैं, वो तो आराम से एक साल में 2 क्रॉप्स उगा रहे हैं, वो तो खूब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन जो उनका लॉर्ड है उनको क्या है, उसको कुछ पैसे नहीं मिलते, उसके हाथ कोई पैसे नहीं लगते। ठीक है ना। और अगला क्या है, फिर ये कहता है कि ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेशन का फुल कोलैप्स हो गया। मैंने आपको बताया था कि अकबर के टाइम पे सेम सारी चीजें थी, लेकिन अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रांग थी। लेकिन बाकी के जो रूलर्स थे उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनको इतना नुकसान हुआ। इतनी एडमिनिस्ट्रेशन का बुरा हाल था कि पेजेंट्स तो थे, वो तो हार्वेस्ट ऑफ गोल्ड, मतलब उनके पास तो इतने पैसे थे जैसे कि वो गोल्ड ही उगा रहे हो। लेकिन जो उनका मालिक है, जो लॉर्ड है, उनको बस स्ट्रॉ मिलती थी, विस्प ऑफ स्ट्रॉ, यानी तिनका छोटा स्ट्रॉ मिलती थी, बस उतना ही मिलता था, वो भी कभी कभार नहीं मिलता था। हाउ देन कैन द लॉर्ड कीप द आर्म्ड फोर्स ही शुड। अब अगर पैसे नहीं है तो और क्या, आर्मी को भी तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, तो आप आर्मी भी नहीं प्रॉपर रख पाओगे, क्योंकि आपने उनको खाना भी खिलाना है, आपने उनके लिए सामान खरीदना है। ठीक है, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आर्म्ड फोर्सेस भी नहीं रहेंगी, तो इसका मतलब आप और वीक हो जाओगे। How can he pay the soldiers who should go before him when he goes out, or the horsemen who should ride behind him? अब ये सब कुछ बचेगा ही नहीं। इसी की वजह से जो है लेटर मुगल्स वो इतने वीक होते चले गए। बस ना आर्मी, पैसे जब नहीं आए तो ना आर्मी खरीद सकते थे, ना कुछ कर सकते थे, तो सीधा वीक होते रहे। नेक्स्ट बॉक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो है नादिर शाह टैक्स दिल्ली। इसके अंदर हमने पढ़ा नादिर शाह ने क्या किया। नादिर शाह, हमने इस पैराग्राफ में पढ़ा था, वो आया दिल्ली के अंदर, उसने लूटपाट मचाई, यानी कि तोड़ फोड़ की, बहुत सारी पैसे लूटे और बाहर चले गया। उसका मोटिव नादिर शाह का आके इंडिया पे या जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पे राज करने का नहीं था। उसको था आओ पैसे लूटो और अपने घर जाओ। ठीक है, तो उसने इंडिया पे जो है, या उस टाइम का जो एम्पायर था मुगल एम्पायर, उसको अपना कब्जा करने का उसको मोटिव नहीं था। उसको था मुझे बस पैसे मिल जाए, मैं बस अपने घर चले जाऊं। तो ये उसके बारे में है। The devastation of Delhi after Nadir Shah's invasion was described by contemporary observers. One described the wealth looted from the Mughal treasury as follows. एक तो देखो, पहले ही मुगल के पास पैसे नहीं है, जो थोड़े बहुत बचे भी हुए हैं वो भी लोग लूट लूट के लेके जा रहे हैं। और दिल्ली जो है उस टाइम पे अगर हम देखें
तो सेंटर में था, मतलब एक तरह से क्या है, कैपिटल। वैसे तो मुगल्स ने अपनी कैपिटल आगरा की हुई थी, लेकिन दिल्ली आगरा से इतना दूर नहीं है, तो अंदर तक आके लूटपाट मचाना, ठीक है। इसका मतलब ये आप देख सकते हो कि मुगल कितने वीक होंगे कि वो उसके जो जहाँ पे उनका मेन कैपिटल है उसके पास जाकर लूट रहे हैं। 6 lakhs of rupees and some thousand gold coins, nearly 1 crore worth of goldware, nearly 50 crores worth of jewels, most of them unraveled in the world, and the above included the peacock throne। तो इसके अंदर क्या बता रहे हैं, पहले तो 1 crore वर्थ ऑफ गोल्ड एंड 50 crores वर्थ ऑफ जूल्स और ये सब कुछ, उस टाइम पे पुराने टाइम के हिसाब से ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। इतने गोल्ड कॉइन ले लिए, 60 लाख ऑफ रुपीज ले गया, उस टाइम पे 60 लाख रुपीज बहुत होते थे। Another account described the invasion's impact upon Delhi. Those who had been masters were now in dire strait, and those who had been revered couldn't even quench their thirst. The, the recluses were pulled out of their corners, the wealthy were turned into beggars, those who once set the style in clothes now went naked, and those who owned property were now homeless. The new city, Shahjahanabad, was turned into rubble. Nadir Shah then attacked the old quarters of the city and destroyed a whole world that existed there. तो ये क्या बता रहा है नादिर शाह की, जब उसने इन्वेजन की उसका बता रहा है कि उसने तो इतने पैसे लूटे उस टाइम पे, जो अमीर अमीर लोग थे वो भिखारी बन गए, बेगर्स बन गए, जिनके पास कपड़े अच्छे अच्छे थे उनके पास पहनने को नहीं कुछ था, जिनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी वो होमलेस थे, घर भी नहीं बचा। और उसने क्या किया ना, जो एक इतनी सुंदर सिटी थी शाहजहानाबाद की, वो रबल बन गई थी, मतलब पूरी उजाड़ जैसी हो गई थी। और नादिर शाह ने सिटी के ओल्ड क्वार्टर्स वगैरह पे भी अटैक करा और सारा खत्म कर दिया, मतलब जो भी डिस्ट्रॉयड होल वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड देयर, सब कुछ लूट के ले गया, वो कुछ नहीं उसने छोड़ा। उसके बारे में बता रहे हैं कि सब कुछ ही वो ले गया, उसने कुछ छोड़ा ही नहीं वहां पे, ऐसी लूटपाट मचाई नादिर शाह ने। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। ये जो चैप्टर है बेसिकली यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू होता है। यहाँ पे ये जो 1 2 3 करके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो बेसिकली ये काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन है आगे पढ़ने के लिए। With the decline in the authority of Mughal emperors, the governors of large provinces, subedars, and the great zamindars consolidated their authority in different parts of the subcontinent. Basically इसका मतलब क्या हुआ, अब अगर मुगल जो है वीक होते रहेंगे तो लोगों ने क्या किया, अपनी अलग अलग स्टेट बना के वो निकल गए, ठीक है। अब अलग अलग स्टेट्स बनाई, तो स्टेट्स बनाना भी इतना आसान नहीं है, तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, 3 तरह की स्टेट्स बन गई, जिसके बारे में आप आगे पढ़ोगे। एक तो जो मुगल के कंट्रोल में थी, एक जो मुगल के थोड़े से कंट्रोल में थी लेकिन इतनी नहीं, और एक जो बिल्कुल ही मुगल के हाथ से जा चुकी थी, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब अगर मुगल अथॉरिटी या मुगल एम्परर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू कर जाएंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी स्ट्रांग नहीं रहेगी, तो बाकी लोगों की जो है पावर बढ़ती रहेगी। तो हमने देखा कि जो जमींदार सूबेदार वगैरह थे, इन्होंने क्या किया, अपनी अपनी टेरिटरी में जहाँ जो इनको लैंड दी गई थी उसको हड़प के बैठ गए, उनको उसको ना कंसोलिडेट कर लिया। Through the 18th century, the Mughal Empire gradually fragmented into a number of independent and regional states. तो मुगल एम्पायर जो इतना बड़ा था उसके फ्रैगमेंट्स बन गए, टूट गया वो पूरा। Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into 3 overlapping groups. तो 3 ग्रुप्स में ये जो है डिवाइड हो गए। पहली कौन सी स्टेट्स है, स्टेट्स दैट वर ओल्ड मुगल प्रोविंसेस। तो हमने बड़ा मुगल्स क्या करते थे, प्रोविंस बनाते थे, ताकि जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है तो उनको प्रोविंसेस बनाते थे। तो कौन से रह गए थे, अवध, बंगाल, हैदराबाद, ये जो है मुगल के पास था। दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, द रूलर्स ऑफ दी स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुगल एम्परर। तो इन्होंने क्या किया, मुगल एम्परर के साथ अपनी टाइज वगैरह उन्हें नहीं तोड़ा। सेकंड स्टेट्स आई हमारे पास, स्टेट्स दैट हैड एंजॉयड कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस अंडर द मुगल्स, वतन जागीर्स। तो आपने अगर पहले जो है मुगल एम्पायर का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि वतन जागीर्स मिलती थी। वो क्या होता था, अगर मान लो एक मुगल्स ने किसी राजा को हरा दिया, किसी जगह पे उन्होंने हरा दिया, तो वो उनको एज एन असाइनमेंट अब उनकी जगह लैंड करने मतलब रूल करने को दे देते थे, उनकी लैंड वतन जागीर्स बना के उनको रूल करने को दे देते थे।
तो जो लोग ऐसे थे उनको तो पहली बहुत इंडिपेंडेंस थी मुगल से, मतलब वो अपने हिसाब से अपनी लैंड करते थे भले ही मुगल के कंट्रोल में है। लेकिन जब मुगल डिक्लाइन होने शुरू हो गए तो उन्होंने भी क्या है और इंडिपेंडेंस आनी शुरू हो गई उनके अंदर। दीज इंक्लूडेड सेवरल राजपूत प्रिंसिपैलिटीज। तो हमने देखा था राजपूत जो थे उस टाइम पे वो जैसे कभी उन्होंने कुछ सौदा कर दिया, कभी उन्होंने अपनी बेटी की शादी मुगल्स में कर दी, कभी उन्होंने सबमिट कर दिया सीधा मुगल्स को, कभी उन्होंने लड़ाई करी, लड़ाई करके अगर हार भी गए तो भी उनको वतन जागीर मिल गई। तो ये जो राजपूत वगैरह थे उन्होंने उनके पास क्या थी, काफी इंडिपेंडेंस उनको मुगल से मिल चुकी थी। द लास्ट ग्रुप इंक्लूडेड स्टेट्स अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख एंड जाट्स. These were of different sizes and had seized their independence from the Mughals after a long drawn armed struggle. तो इसमें अब हम देखेंगे कि ये जो है ये इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला लास्ट ग्रुप जो है मराठा, सिख्स एंड जाट्स, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। इन्होंने क्या किया था, मुगल से लड़के अपनी लैंड जो है अपने हक में की थी, यानी कि अलग अलग स्टेट्स बनाई थी। लंबी लंबी लड़ाइयां चली मुगल्स के साथ और फिर इन्होंने अपनी जो है जगह सीज करी। इनके साइजेस छोटे बड़े थे, ऐसे थे, लेकिन ये जो है मुगल से एकदम फ्री हो चुके हैं। इनका मुगल्स का इन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़के अपनी लैंड वापस लिए। अब हम क्या है इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। दी ओल्ड मुगल प्रोविंसेस जो कि अवध, बंगाल एंड हैदराबाद है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।